सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, भारतीय कुश्ती आज बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि बजरंग पूनिया, रवि, दीपक, विनेश, साक्षी, अंशु, सोनम जैसी देश की बड़ी पहलवान, ये सारे बड़े बड़े पहलवान, इनको सड़कों पर बैठना पड़ा। अब पूरे देश की निगाह भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कोई साधारण पहलवान नहीं, ये सभी ओलंपियन पहलवान हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती, इन पहलवानों ने ओलंपिक में 3, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9, एशियन गेम्स में 4, जिनमें 2 गोल्ड हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में 11, जिनमें 7 गोल्ड हैं, और एशियन चैंपियनशिप में लगभग 29 पदक जीते हैं। ये वो पहलवान सड़कों पर बैठे हैं, इसीलिए पूरे देश की निगाह भारत सरकार की तरफ से है। इन पहलवानों के लिए मैं शायर की ये लाइन जरूर कहूंगा, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अब साथियों, हम चर्चा करेंगे कि पहलवान बनता कैसे है, पहलवान को कौन बनाता है। ये देश में बहुत ही आम जो चर्चा है कि पहलवान को बनाता है उसका परिवार, स्वयं पहलवान, उसके माँ बाप, परिवार के अन्य सदस्यों को लगभग 10 वर्ष तक त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर वो पहलवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है। अभी साथियों, मैं इसी कड़ी में आपको बताऊं, मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, उसमें सामने आया कि 99% पहलवान हिंदुस्तान के बिल्कुल गरीब घरों के हैं। और एक बात और सामने आई थी कि देश के 80% पहलवान तो ऐसे हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, अशिक्षा और चोट लगने के कारण पहले 2 वर्ष में ही कुश्ती को अलविदा कह देते हैं। अब साथियों, हम एक उस ऐसे दौर की बात करेंगे, एक चर्चा आम है कि जो भारतीय कुश्ती आज वर्तमान दौर में है, वो वर्तमान दौर में कैसे आई, किसने उसे वर्तमान दौर में पहुंचाया। हम आज जो कुछ नकारात्मक बातें हो रही हैं उनको छोड़कर आज उन सकारात्मक बातों पर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। वो बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जिनके कारण कुश्ती, हिंदुस्तान की कुश्ती जिस दौर में आज है उस दौर में पहुंची है। मैं आपको बताऊं कि 1990 के बाद भारतीय कुश्ती बहुत कमजोर पड़ गई थी। 1990 एशियन गेम्स में 2 भारतीय पहलवानों सुभाष वर्मा और ओमवीर सिंह ने एशियन गेम्स में पदक जीते थे। उसके बाद 12 वर्ष तक भारत एशियन गेम्स में एक भी पदक नहीं जीत पाया था। इसके बहुत से कारण हैं, मैं धीरे धीरे आपको वो कारण भी बताऊंगा सारे कि क्यों कुश्ती ऐसे नीचे, इतनी नीचे भारत की कुश्ती चली गई थी। लेकिन हम आज एक सकारात्मक पहलू पर बात कर रहे हैं कि कुश्ती वर्तमान दौर में किस कारण से पहुंची। साथियों, अन्य कारणों के अलावा कुछ व्यक्ति हैं, कुछ अखाड़े हैं, कुछ कुश्ती केंद्र हैं, कुछ स्टेडियम हैं, जिनके कारण कुश्ती वर्तमान दौर में पहुंची है। आज इसी कड़ी में मैं छतरसाल स्टेडियम का जिक्र करना चाहूंगा कि छतरसाल स्टेडियम का क्या योगदान है भारतीय कुश्ती को यहां तक लाने में। और यहां मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं जो देश के बड़े पहलवान रहे हैं। इसमें महाबली सतपाल की विशेष भूमिका रही, क्योंकि महाबली सतपाल ने एक राज्य सरकार से वो करवाया जो किसी भी राज्य का कोई भी खिलाड़ी नहीं करवा सका। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दिल्ली सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो दिल्ली में, आज तक छतरसाल स्टेडियम में दिल खोलकर खिलाड़ियों की और पहलवानों की मदद की जा रही है। महाबली सतपाल ने डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्य करते हुए साथ साथ
कुश्ती के अंदर पर पूरा ध्यान दिया, सुबह शाम कुश्ती के अंदर पर लगाया। साथियों, और बहुत से हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने अच्छे अच्छे पद दिए, लेकिन अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हिंदुस्तान के बहुत कम खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो मिलेंगे आपको कि जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अच्छे पद पर होकर आगे उसी क्षेत्र में खिलाड़ी तैयार किए हों। लेकिन महाबली सतपाल ने ऐसा किया। 1988 में जब इन्होंने ये कुश्ती केंद्र शुरू किया, उसके बाद शाही कोच प्रदीप शर्मा, जिन्होंने वहां बहुत ही बढ़िया अच्छा काम किया, कई वर्ष तक प्रदीप शर्मा जी वहां रहे और वहां उन्होंने महाबली का पूरा सहयोग किया कोच तैयार करने में। इसके साथ साथ साथियों, एक ऐसा बदलाव आया जो पूरे देश में एक मिसाल बन गया, बल्कि हम ये कहें कि एशिया के कई देशों में ये एक मिसाल बन गया। महाबली सतपाल एक 25 वर्षीय युवा शारीरिक शिक्षक जो दिल्ली के अंदर नौकरी करते थे, राम फलमान जी को कुश्ती के अंदर पर लेकर आए और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी कि जो हम यहाँ कार्य कर रहे हैं आप इसमें हमारा सहयोग करें। राम फलमान ने अपनी जवानी के सारे वर्ष बहुत ही बेहतरीन काम करके और एक मिसाल दुनिया के सामने पेश करी। दिन रात एक कर दिया, वहीं रहे वो छत्रसाल कुश्ती के अंदर पर, और पूरा देश जानता है कि राम फलमान का क्या योगदान है। वहां आने के बाद उन्होंने NIS किया। साथियों, इसी के साथ साथ एक और ऐसे ही साथी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे बहुत अच्छे मित्र स्वर्गीय यशवीर जी, 1993 में वो छत्रसाल कुश्ती के अंदर से जुड़े और जो महाबली सतपाल ने जो चीज ठान रखी थी उस में वो भी शामिल हो गए और उनका भी जब तक वो इस धरती पर रहे बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान स्वर्गीय यशवीर जी के योगदान को कभी भी नहीं भुला पाएगा। इसके बाद कोच वीरेंद्र जी आए वहां पे, और भी कई कोचेज साहिबानों ने वहां पे मदद करी और महाबली सतपाल जो चीज लेकर चले थे उसमें एक कड़ी का काम इन्होंने किया। साथियों, महाबली सतपाल कोई छोटे खिलाड़ी, छोटे पहलवान नहीं थे। वो कई बार हिंद केसरी बने, मिट्टी अखाड़ा कुश्ती, मैट अखाड़ा, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे उन्होंने मेडल जीते। और वो हिंदुस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक आध खिलाड़ी से हिंदुस्तान में हारे हैं, वरना कभी हारे नहीं है। तो उन्होंने जो ठाना था कि मैं ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाया, मेरे शिष्य ऐसा करेंगे। तो जो उन्होंने शुरुआत करी थी वर्ष 2006 में उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। वर्ष 2006 एशियन गेम्स में महाबली सतपाल के दो शिष्यों सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने पदक जीते। और वर्ष 2008 ओलंपिक खेलों में जो महाबली सतपाल का जो स्वप्न था वो उनके शिष्य और हिंदुस्तान के बहुत ही लाडले पहलवान सुशील कुमार ने पूरा किया, जब उन्होंने वर्ष 2008 ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल देश को जिताया। अब यहाँ कारवां यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो मंजिल आगे बढ़ती चली गई और इसी कड़ी में वर्ष 2010 में सुशील कुमार ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर न केवल अपने गुरु महाबली सतपाल, न छत्रसाल स्टेडियम, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। फिर साथियों, जैसा कि हमने बताया कि वो कोई छोटी मंजिल नहीं थी, उनकी जो सोच थी वो कोई बहुत छोटी, कहीं सीमित नहीं थी, वो आगे बढ़ती चली गई। और वही वर्ष 2012 में महाबली के शिष्यों ने कर दिखाया, जब योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार दोनों ने ओलंपिक खेलों में पदक जीते। और ये सिलसिला और आगे नए नए रिकॉर्ड कायम करता है। इससे पहले मैं आप एक बात आपको और बता देता हूं। वर्ष 2000 से पहले महाबली सतपाल के शिष्यों ने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हो, जूनियर हो, अनेकों पदक जीते। क्यों? क्योंकि उनका अखाड़ा जो उन्होंने 88 में शुरू किया था, छोटे बच्चों को लेकर उन्होंने ये अपना जो कुश्ती केंद्र शुरू किया था, तो उसके नतीजे धीरे धीरे आने शुरू हुए और 2006 में उनकी शुरुआत हुई। अब
2014 में छत्रसाल कुश्ती केंद्र की तरफ से एक और रिकॉर्ड बनाया गया। साथियों, 28 साल से भारत एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहा था। 1986 सियोल ओलंपिक में अंतिम बार पहलवान करतार, जो कि बहुत ही हिंदुस्तान के बड़े जाने माने पहलवान रहे, पहलवान करतार ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 28 वर्ष बाद महाबली सतपाल के चयतेशी से योगेश वर्धत ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब साथियों, मैं जो आपके ऊपर मैंने बताया कि महाबली ने क्या किया या छत्रसाल स्टेडियम का क्या योगदान है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। पुरुष ओलंपिक कुश्ती में हिंदुस्तान को जो 6 पदक मिले हैं, 5 पदक उनमें से महाबली सतपाल के शिष्यों ने जीते हैं, जिनमें 2 सुशील कुमार, 1 योगेश्वर दत्त, 1 बजरंग पूनिया। तो ये जो महाबली के शिष्यों ने इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदकों की झड़ी लगा दी। रवि दहिया, उससे पहले अमित दहिया और अपना ये दीपक पूनिया, ये सभी उसी अखाड़े के हैं। बाद में इन्होंने अपना अखाड़ा चेंज किया है। और इसी कड़ी में मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के जिन 4 पहलवानों ने क्वालिफाई किया था, वो चारों पहलवान छत्रसाल कुश्ती केंद्र के थे। छत्रसाल कुश्ती केंद्र के पहलवानों ने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में 9 गोल्ड सहित कुल 15 पदक जीते हैं। ओलंपिक में 5 मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में 12 गोल्ड सहित कुल 18 मेडल छत्रसाल स्टेडियम के पहलवानों ने देश को दिए हैं। साथियों, जहां तक पुरस्कारों की बात है, छत्रसाल कुश्ती केंद्र के 9 पहलवानों को अब तक अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और इतना ही नहीं, 3 गुरुओं को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इस कुश्ती केंद्र के 4 पहलवानों को खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है और 5 पहलवानों को पद्मश्री और महाबली सतपाल को पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये उपलब्धियां बता रही हैं कि छत्रसाल कुश्ती केंद्र की हिंदुस्तान के खेल को क्या देन है। साथियों, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, महाबली सतपाल ने एक शुरुआत की थी और फिर तपस्वी रामफल मान और यशवीर जी उनके साथ जुड़ गए और उसके बाद कई और कोचेस भी, उनका भी यहाँ सहयोग रहा। अभी मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में गिनती के पहलवान हैं जिन्होंने खेल को अलविदा कहने के बाद अपने शिष्य तैयार किए। मतलब खेल को अलविदा कहने के बाद एक गुरु की पारी के तौर पर शिष्यों को तैयार किया, खिलाड़ियों को तैयार किया। अगर हम नजर दौड़ाएं तो महाबली सतपाल के अलावा पद्मश्री मास्टर चंदगी राम जी, जिन्होंने देश को बड़े बड़े पहलवान दिए, और उदयचंद जी, जिन्होंने हिसार में लड़कियों का कुश्ती केंद्र चलाया और कई अच्छी लड़कियां और पुरुष पहलवान हिंदुस्तान को दिए। इसके साथ साथ अगर हम बाद की बात करें तो बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद ने कई अच्छे खिलाड़ी देश को दिए हैं, वे विशेषकर महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। और वर्तमान में पीटी उषा भी एक बड़ा नाम है जो देश के लिए अच्छे एथलीट तैयार कर रही है। ये त्यागी तपस्वियों की भूमि है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यहाँ का अनुशासन, मेहनत और सुविधाएं, इनका देश में कोई मुकाबला नहीं है। इनके लिए दिल्ली सरकार की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और यहाँ जो वर्तमान कोचेज हैं
उन्होंने एक बेहतरीन बात मुझे बताई कि कारवां रुकेगा नहीं, यहाँ का कोच और पहलवान थकेगा नहीं, इसलिए कारवां रुकेगा नहीं। साथियों, वर्तमान में अशोक शर्मा, जिनको लोग प्यार से ओम शांति कोच साहब बुलाते हैं, कोच साहिबान प्रवीण दहिया, जयवीर दहिया, राजवीर दहिया, पवन डबास, मिस्टर ललित कुमार, मिस्टर अजीत मान, धर्मेंद्र धर्मा, जयवीर गुलिया, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और वर्तमान में ये दिन रात एक करके बड़े बड़े पहलवान तैयार करने में जुटे हुए हैं। 2024 ओलंपिक में मुझे लगता है भारत के कई पहलवान पदक के दावेदार हैं, लेकिन मैं छत्रसाल स्टेडियम की बात करूं तो दुनिया की शान पहलवान रवि दहिया, दीपक पूनिया और अमन सहरावत, 3 ऐसे पहलवान हैं जो मुझे लगता है कि देश को वो पदक दिलाने वाले हैं जिसकी देश को कई वर्षों से आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।